चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझे ना। हिंदी का हमारा सेकंड चैप्टर नमक का दारोगा, लेखक इनके मुंशी प्रेमचंद, और साहित्य प्रकार एक कहानी है, एक सिंपल सी स्टोरी पर बहुत बहुत अच्छी तरह से लिखी हुई है कहानी मुंशी प्रेमचंद की। नमक का दारोगा मतलब जो सॉल्ट के ऑफिसर्स अगर कहें वो नमक का दारोगा। इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर वंशीधर थे। वंशीधर जो खुद जो है वो ईमानदार थे, और ये उस वक्त की बात है कि जब सॉल्ट के ऊपर टैक्स लिया जाता था, नमक के ऊपर टैक्स लिया जाता था, और उसकी वजह से बड़े बड़े व्यापारी जो है वो नमक की चोरी करते थे। और उसमें जो नमक का विभाग अलग से बना हुआ था, एक डिपार्टमेंट बना हुआ था सॉल्ट डिपार्टमेंट। जिस सॉल्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर बनने के लिए लोग तरसते थे, क्योंकि जो सॉल्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर जो दारोगा बन रहा है वहां पर, उसे जो है वो अच्छी खासी रिश्वत मिल जाती थी। हमने चैप्टर में समझा था ऐसा, उसे अच्छी खासी रिश्वत मिलती थी, और जिसकी वजह से हर कोई तरसता था कि भाई हमें नमक का दारोगा बनने का मौका मिले। और उसमें वंशीधर वो नमक का दारोगा बने, लेकिन वो ईमानदार थे, वो रिश्वत लेने में मानते नहीं थे। इनके घर वाले भी इन्हें कहते थे कि तुम नमक का दारोगा बन गए हो तो भाई अब जो है तुम्हें अच्छी खासी इनकम मिलेगी, तो उसका ध्यान रखना। इनके पिताजी भी उसे कह रहे थे, लेकिन ये उन बातों में नहीं है। और आखिरकार वही हुआ कि एक दिन जो है वो नदी के किनारे जो नमक की चोरी हो रही थी, और उसे ये वंशीधर पकड़ने गया, और वहां पर नमक की चोरी करने वाले और कोई भी नहीं, वहां के सबसे बड़े जो है वो व्यापारी कहो या सबसे बड़े क्या कहें हम, एक तरह से विलेन कहो, पंडित आलोपीदिन है ना। पंडित आलोपीदिन ये वहां के सबसे बड़े जो है वो व्यापारी, जो पैसों पे बहुत विश्वास करते थे कि भाई पैसों के जरिए तो सब चोरी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आ गए वंशीधर को रिश्वत देने के लिए कि तुम रिश्वत ले लो और मेरी गाड़ियां छोड़ दो, लेकिन वंशीधर ईमानदार, लाखों की रिश्वत भी उन्होंने जो है वो ठुकरा दी, और आखिरकार आलोपीदिन को जेल में बंद किया। लेकिन जब अदालत में केस चला, तो केस में तो ऑफ कोर्स कि भाई पैसों के दम जो है वो भारी पड़ गया, वंशीधर हार गया, उसकी नौकरी तक छूट गई, और आलोपीदिन जीत गया। वंशीधर हार गया, जहां पर उनके घर वाले भी उसे डांट रहे थे कि भाई तुमने इतनी अच्छी खासी नौकरी जो है वो छोड़ दी, अब तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा, हमारी इच्छाएं कैसी पूरी होगी। उनके घर वाले भी उसे डांट रहे थे, पर क्या करे, वंशीधर वो ईमानदार थे। और लास्ट में आयरनी कहो या कुछ भी कहो कि पंडित आलोपीदिन जो वो व्यापारी जिसे जेल में बंद कर दिया गया था, वो खुद वंशीधर के सामने आया और उसकी ईमानदारी देखकर उसे अपने यहाँ पर ही मैनेजर की नौकरी दे दी। कि आखिरी में वंशीधर को वही नौकरी मिली जिसको जो है वो उसने पकड़ाया था। ये लास्ट की आयरनी वो चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से दी गई है। ये पूरी स्टोरी हमने समझी थी, ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। पूरी स्टोरी हमने डिटेल में समझी थी कि क्या क्या सीन है, ना हो तो एक बार फिर से समझ लेना बेटा उसे। अब आज उनके प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स देखें, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो, जिनमें सबसे पहले सही विकल्प चुनिए। जो एमसीक्यूज हैं वो एमसीक्यूज हम लोग समझ रहे हैं, तो एमसीक्यू मैंने लिखे नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखना, मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से बता रहा हूँ। तो एमसीक्यूज देखो जैसे दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नमक के विभाग के दारोगा पद पर किसकी नियुक्ति हुई। नमक का विभाग सॉल्ट डिपार्टमेंट का दारोगा, उसके ऑफिसर के पद पर किसको सिलेक्ट किया गया, तो ऑफ कोर्स ऑप्शन बी है ना, वंशीधर। वंशीधर को सिलेक्ट किया गया। पंडित आलोपीदिन तो नहीं था, वो तो खुद एक व्यापारी था। बदलू सिंह वहां का जो है वो एक क्या कहो कि भाई पुलिस ऑफिसर था, ठीक है ना, एक पुलिस ऑफिसर हवलदार की तरह था, वैसे समझो वो बदलू सिंह। और वृद्ध मुंशी जी तो वंशीधर के पिताजी थे। तो भाई किसको सिलेक्ट किया गया, ऑप्शन बी वंशीधर को। सेकंड क्वेश्चन है नमक की गाड़ियां किसकी थी। वो किसकी नमक की गाड़ियां नदी के किनारे जा रही थी जिसको वंशीधर ने पकड़ा था, किसकी थी, तो वंशीधर की थी, पंडित जग प्रसाद की, पंडित आलोपीदिन की, के बदलू सिंह की, किसकी, तो ऑप्शन सी है उसमें पंडित आलोपीदिन। पंडित आलोपीदिन की वो गाड़ियां थी, वही व्यापारी था ना, वही चोरी कर रहा था ये नमक की गाड़ियों का। एंड थर्ड क्वेश्चन, पंडित आलोपीदिन को किस पर अखंड विश्वास था। पंडित आलोपीदिन जो व्यापारी था उसको किस पे विश्वास था बहुत, शिव जी पर, राम जी पर, लक्ष्मी जी पर, के वकील पर, तो भाई उसे ऑप्शन सी लक्ष्मी जी पर बहुत विश्वास था। लक्ष्मी जी मतलब पैसों पे बहुत विश्वास था कि अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो पैसों के जरिए उसको खरीदा जा सकता है, ठीक है ना, उसे पैसों पे बहुत विश्वास था। एंड फोर्थ क्वेश्चन है वंशीधर को पंडित आलोपीदिन के कौन से पद पर नियुक्त किया गया।
लास्ट में जैसे बताया कि भाई वंशीधर की वो नमक के दारोगा की नौकरी तो छूट गई थी और पंडित अलोपीदीन खुद उसे अपने यहाँ पर नौकरी देने के लिए आया था। तो अलोपीदीन ने वंशीधर को किस पद पे, मतलब कौन सी पोस्ट की नौकरी दी थी, किस पद पे नियुक्त किया उसको? तो भाई उसमें ऑप्शन ए है स्थाई मैनेजर, सेकंड दारोगा, थर्ड जज के फोर्थ हनुमान जी। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑप्शन है स्थाई मैनेजर, मतलब एक परमानेंट मैनेजर। स्थाई मतलब परमानेंट मैनेजर, अपने यहाँ पर उनको सिलेक्ट किया गया। अरे बात ध्यान, ठीक है, ये चारों ऑप्शंस अच्छी तरह से टिक कर लेना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये एमसीक्यूज का था, सही विकल्प चुनिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका एक एक वाक्य में है कि वन वन सेंटेंस में जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखें। तो वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन लिखे हैं और आंसर मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, मैंने वन वर्ड लिखा, पूरा सेंटेंस लिखना। तो वन सेंटेंस में समझे, जैसे सबसे पहला दिया हुआ है कि वंशीधर किस विभाग के दारोगा थे। वंशीधर कौन से विभाग, कौन से डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे वो? तो नमक विभाग के दारोगा थे, है ना, चैप्टर का नाम ही है नमक का दारोगा। तो भाई वंशीधर किस विभाग, किस डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे? तो नमक विभाग के ऑफिसर या नमक विभाग के दारोगा थे, बरोबर। सेकंड है वंशीधर ने पुल पर क्या देखा? वही था ना कि एक रात वो वंशीधर अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और अचानक नदी किनारे बहुत सारी ट्रकों की आवाज आने लगी, बहुत सारा शोर आने लगा। तो उन्होंने पुल पर क्या देखा? तो वंशीधर ने पुल पर बहुत सी गाड़ियां एक के बाद एक नदी पार करती हुई देखी। तो वंशीधर ने पुल पे देखा कि भाई बहुत सारी गाड़ियां हैं, वो एक एक करके, बहुत सारी ट्रक एक एक करके पुल पर से नदी पार कर रही थी, ठीक है ना। इसलिए तो वंशीधर को डाउट हुआ कि भाई पक्का यहाँ कोई ना कोई चोरी हो रही है, बाकी इतनी रात को इतनी सारी गाड़ियां कहाँ जाएगी। चल, फिर थर्ड है कि पंडित अलोपीदीन को किसने हिरासत में लिया? पंडित अलोपीदीन को किसने हिरासत में, मतलब कि भाई किसने गिरफ्तार किया? किसने गिरफ्तार किया था अलोपीदीन को? तो वंशीधर के आदेश पर जमादार बदलू सिंह ने पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लिया था। वंशीधर नमक का दारोगा था, उनके आदेश पर, मतलब उनके कहने पर जमादार बदलू सिंह, जो हवलदार था बदलू सिंह, उसने पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लिया। वंशीधर ऑफिसर थे, उसने ऑर्डर दिया बदलू सिंह को, कोई जाओ इसे गिरफ्तार कर लो। तो उसने पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लिया था, बरोबर, नाम याद रखना बेटा। फिर मुकदमे में किसकी जीत हुई? मुकदमे में मतलब जब केस चला तो उसमें कौन जीता? वंशीधर और अलोपीदीन, इन दोनों के बीच में केस चला ना, तो कौन जीता? तो ऑफ कोर्स पंडित अलोपीदीन की जीत हुई। मुकदमे में पंडित अलोपीदीन की जीत हुई, क्योंकि वंशीधर ईमानदार भले ही था पर अलोपीदीन के पास जो है वो पैसे थे। तो पैसों के जरिए उसने सभी गवाह को खरीद लिया, सभी जज को खरीद लिया और आखिरकार जीत जो है वो उसी की हुई। कि मुकदमे में किसकी जीत हुई? तो पंडित अलोपीदीन की जीत हुई। और वंशीधर की माता की कौन सी कामना मिट्टी में मिल गई? वंशीधर की माता, उनके मम्मी की कौन सी कामना, कौन सी इच्छा थी जो मिट्टी में मिल गई? पता नहीं, जब वंशीधर नमक का दारोगा बना था तो उनके घर वालों की भी इच्छा थी कि अब अच्छे खासे पैसे आएंगे, अच्छी खासी रिश्वत की कमाई आएगी और उससे हम अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। लेकिन वंशीधर की नौकरी छूट गई, ईमानदारी की वजह से उसकी नौकरी छूट गई और उसकी माता की कौन सी कामना, कौन सी इच्छा मिट्टी में मिल गई? तो वंशीधर की माता की जगन्नाथ और रामेश्वर की तीर्थ यात्रा की इच्छा मिट्टी में मिल गई। कि उनकी मम्मी की जगन्नाथ और रामेश्वर की तीर्थ यात्रा की इच्छा थी, तो मैं भी कभी जगन्नाथ और रामेश्वर की तीर्थ यात्रा पे जाऊंगी, लेकिन ये इच्छा जो है वो उनकी मिट्टी में मिल गई क्योंकि वंशीधर की नौकरी जो है वो चली गई थी। अरे बात ध्यान, क्वेश्चन आंसर ध्यान में आ रहे हैं ना? हाँ, तो ये वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन हैं, उसे भी अच्छी तरह से नोट कर लो बेटा। ऐसे बराबर ना, ये सब वन सेंटेंस नोट कर लो, तो अब जो टू सेंटेंस वाले क्वेश्चन हैं वो फिर देखें हम लोग। फिर जैसे उसके बाद का क्वेश्चन है कि प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, 2-3 सेंटेंस में हमें लिखना है। आपके एग्जाम में ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं ना, ठीक है ना। तो मैंने उसके लिए भी क्वेश्चन और उसके आंसर शॉर्ट में लिखे हैं। वही बात है जैसे मैंने हमेशा बोला हुआ है कि मैं यहाँ पर शॉर्ट में पॉइंट लिख रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपके आंसर के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, बाकी का आगे पीछे का मसाला आप लोग खुद बनाकर लिखो। फिर आप लोग मेरी बुक में से रीड करो, आप कोई डाइजेस्ट में से रीड कर रहे हो कि कोई भी रेफरेंस बुक में से रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेन कॉन्सेप्ट है जो आंसर के अंदर इंक्लूड होना कंपलसरी है। उसके आगे पीछे भले आप लोग कुछ भी लिखो, ठीक है। तो मैं आंसर समझा रहा हूँ, वो ध्यान से समझना बेटा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें कि वृद्ध मुंशी जी फूले क्यों नहीं समा रहे थे,
कि वृद्ध मुंशी जी वंशीधर के पिता थे, वो फूले क्यों नहीं समा रहे थे। फूले समाना मतलब भाई बहुत खुश हो जाना, कि वो क्यों बहुत खुश हो रहे थे। तो उसमें वही था ना कि उनके बेटे वंशीधर को जो है वो पहली बार में सरकारी नौकरी लग गई, और दूसरा वो भी नमक के विभाग में नौकरी लग गई। तो इसीलिए वो फूले समा रहे थे, फूले नहीं समा रहे थे मतलब बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि अब अच्छी खासी इनकम तो मिलेगी ही, मतलब अच्छी खासी पगार तो मिलेगी, साथ में ऊपर की आमदनी भी होगी, अच्छी खासी रिश्वत भी मिलेगी। इसीलिए मुंशी ये सॉरी वृद्ध मुंशी जी वो बहुत खुश हो रहे थे। ठीक है, ये सिंपल सा आंसर है इसमें कि भाई क्यों वृद्ध मुंशी जी फूले नहीं समा रहे थे। तो पुत्र को सरकारी नौकरी मिल गई, मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि भाई वृद्ध मुंशी जी मान रहे थे कि भाई मेरा बेटा जो है वो बहुत अच्छे मुहूर्त में घर के बाहर निकला है, कि उसको पहली ही बार में सरकारी नौकरी मिल गई है, और वह भी नमक के विभाग में। कि वो और खुश हो रहे थे कि वो भी नमक के विभाग में नौकरी मिल गई, कि जहां जिस विभाग में नौकरी पाने के लिए लोग जो है वो तरसते हैं, और इनके बेटे को पहली बार में वहां पे नौकरी मिल गई। अब तो अच्छी खासी तनख्वाह के साथ ऊपरी आमदनी की भी संभावना रहेगी। तो वृद्ध मुंशी जी खुश हो रहे थे कि अब तो अच्छी खासी तनख्वाह तो मिलेगी ही, सरकारी इनकम तो मिलेगी, और साथ में ऊपरी ऊपरी आमदनी मतलब कि ऊपर की कमाई, रिश्वत की कमाई भी अच्छी खासी मिलेगी। इसीलिए जो है वो वृद्ध मुंशी जी बहुत खुश हो रहे थे कि चलो भाई अब हमारा घर जो है वो सेट हो जाएगा, अब अच्छी खासी इनकम आ जाएगी बेटे की तरफ से। ठीक है, तो ये सिंपल सा ये पॉइंट लिखना है हमें, ये नोट कर लेना बेटा आप लोग, पक्का। फिर सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही है कि वंशीधर रात को जमुना नदी पर क्यों गए। तो वंशीधर क्यों गए जमुना नदी पर। तो भाई वंशीधर एक रात जो है वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने सुना कि भाई दूर नदी के किनारे अंधेरे में, रात का समय था, कि अंधेरे में कुछ गाड़ियों की आवाज आ रही थी और कुछ मल्लाहों की आवाज आ रही थी। मल्लाह वो जो सामान उठाकर एक से दूसरी जगह, एक से भाई यहाँ से वहां सामान उठाकर रखते हैं, ऐसे मजदूर। तो भाई वहां पर जो है वो कुछ गाड़ियों की और मल्लाहों की आवाज आ रही थी। तो वंशीधर ईमानदार थे, ठीक है, वो ईमानदार थे, वो अपनी क्या कहते हैं कि अपनी ड्यूटी पर, अपने फर्ज पर जो है वो पूरी तरह से काम करते थे। और इसी वजह से उन्हें डाउट हुआ कि इतनी रात को इतने सारे लोग हैं, मतलब पक्का कुछ ना कुछ गलत काम हो रहा है। इसी वजह से वंशीधर नदी किनारे चले गए। वही ना कि वंशीधर रात को जमुना नदी पर क्यों गए, क्योंकि भाई वंशीधर ने अपने एक रात अपने ऑफिस में बैठे हुए रात को गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों की हलचल सुनी। नदी किनारे गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों की हलचल सुनी वहां पर, और उन्हें संदेह हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, कि वंशीधर को संदेह हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, और नमक का दारोगा होने के खातिर अपना फर्ज निभाने के लिए कि क्या गलत हो रहा है वो गलती ढूंढने के लिए वो नदी किनारे चले गए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मेन लिखने हैं, वही बात है, ये दो लाइन मेन होनी चाहिए, आगे पीछे आप बना के लिखो स्टोरी के हिसाब से। आई नो बात ध्यान, हाँ। तो ये भी सिंपल। फिर थर्ड क्वेश्चन का आंसर समझो कि पंडित अलोपीदीन को क्यों हिरासत में लिया गया। पंडित अलोपीदीन को क्यों जेल में बंद किया गया। तो सीधी सी बात है भाई, दो उसके ऊपर जुर्म थे। एक एक तो वो आधी रात को नमक की गाड़ियां लेकर नमक की तस्करी कर रहा था, तस्करी मतलब एक तरह से स्मगलिंग कर रहा था, वो नमक की स्मगलिंग कर रहा था वो, एक वो। और दूसरा उसने वंशीधर को रिश्वत देने की कोशिश की थी। तो इन दोनों जुर्मों की वजह से उसको हिरासत में लिया गया, उसको गिरफ्तार किया गया था। तो पंडित अलोपीदीन को क्यों हिरासत में लिया गया। तो पंडित अलोपीदीन ने नमक भरी गाड़ियों की चोरी छिपे तस्करी करने की कोशिश की थी, और मुंशी वंशीधर ने उनको देर रात जो है वो पकड़ लिया। और जब मुंशी वंशीधर उनकी गाड़ियां रोकने आए, तो पंडित अलोपीदीन ने रिश्वत देकर मामला दबाने का जुर्म भी किया। कि जब मुंशी वंशीधर आए वहां पर के ये नमक की गाड़ियों को रोकने के लिए, तो पंडित अलोपीदीन वहां पर पहुंचे और उन्होंने रिश्वत देकर वंशीधर को खरीदने का और मामला दबाने की कोशिश की। और इसी वजह से, इन दो जुर्म की वजह से पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लिया गया, यहाँ तो कहो गिरफ्तार किया गया। बरोबर, ये बातें नोट करना बेटा कि भाई दो मेन जुर्म उसमें लिखने हैं, कि एक तो उसने नमक की तस्करी की थी, ये तस्करी ये वर्ड आने चाहिए तो आपके आंसर एकदम परफेक्ट कहलाते हैं, कि उसने नमक की तस्करी की थी, एक वो, और दूसरा रिश्वत देकर मामला दबाने की कोशिश की थी। ठीक है ना, इनकी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया। और फिर फोर्थ क्वेश्चन है वैसे ही कि वंशीधर की अदालत में क्यों हार हुई। जब अदालत में केस चला तो ऑफ कोर्स अलोपीदीन जीत गया और वंशीधर जो है वो हार गए। क्यों वंशीधर हार गए।
क्योंकि भाई आलोपी दिन जो है वो बहुत ही धनी और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके खिलाफ कोई भी जो है वो ऐसे ही गवाही नहीं देता, उनके खिलाफ कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं था। और वंशीधर के जितने भी गवाह थे वो या तो बिक गए थे या तो डर गए थे कि कोई भी आलोपी दिन के सामने गवाही देने नहीं आया, या तो वो बिक गए पैसे लेकर या तो वो डर गए। और इवन सब ऑफिसर भी पंडित अलोपीदीन की तरफ हो गए, यहाँ तक कि जज ने भी जो है वो सभी जो सच्चाइयां थी, जो सबूत थे, उस सबूत को गलत बोल दिया। तो हर कोई अलोपीदीन के पैसों के सामने झुक गया था, इसकी वजह से वंशीधर हार गए। बराबर ना, कि वे वंशीधर अदालत में क्यों हार गए, उसका यही रीजन है। 3 मेन बातें लिखेंगे उसमें। एक, वंशीधर के गवाह बिक गए थे या तो डर गए थे, कि भाई भले आगे ऐड करना हो तो ये कर सकते हैं कि पंडित अलोपीदीन बहुत ही धनी और बहुत ही प्रभावशाली इंसान थे, उसके सामने कोई भी गवाही देने आता नहीं था। इसी वजह से वंशीधर के गवाह या तो बिक गए थे या तो डर गए थे। दूसरी तरफ जो भी अधिकारी वर्ग थे वो भी अलोपीदीन की तरफ झुक गए थे, अधिकारी वर्ग भी अलोपीदीन की तरफ झुक गया। अधिकारी वर्ग मतलब सभी ऑफिसर्स, वंशीधर के अलावा सब ऑफिसर वो अलोपीदीन की तरफ झुक गए। ठीक है ना, कि सब ऑफिसर उनकी तरफ हो गए, वंशीधर अकेला हो गया। और यहाँ तक कि न्यायपालिका ने भी, न्यायपालिका मतलब अदालत, जज ने भी तथ्यों को अनदेखा कर, तथ्य मतलब जो सच्चाई थी, जो वंशीधर ने सच्चाई बताई, उस सच्चाई को अनदेखा करके प्रमाणों को झूठा घोषित कर दिया। प्रमाण मतलब जो सबूत थे उस सबूत को भी झूठा बता दिया। और इसी वजह से वंशीधर की अदालत में हार हुई, कि हर कोई अलोपीदीन की तरफ झुक गया, वंशीधर अकेले पड़ गए और उनकी हार हो गई। रहेगी बात ध्यान, पक्का नोट कर लेंगे ना क्या क्या आएगा उसमें। चलो चारों क्वेश्चन अच्छी तरह से नोट कर लो, तो फिर उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस भी जल्दी से समझ लें। फिर उनके बाद के हमारे क्वेश्चन के प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन और उसके अंदर के मेन कॉन्सेप्ट लिखे हैं, मेन ये पॉइंट आपके आंसर में इंक्लूड होने चाहिए, बाकी का आपको इंक्लूजन करना है। बाकी स्टोरी के हिसाब से आपको किस्से लिखने हैं, ठीक है ना, स्टोरी में जो जो सीन है वो सीन डिस्क्राइब करना है, किस्सा डिस्क्राइब करना है। वैसे मेन थीम क्या होनी चाहिए आंसर के अंदर वो मैंने लिखा हुआ है। अरे बात ध्यान, तो समझना, मैं आंसर समझा भी रहा हूँ, ये पॉइंट तो रीड कर ही रहा हूँ, उसके साथ साथ बीच में क्या लिखना है वो भी बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना बेटा। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन है कि पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। पंडित अलोपीदीन, उनका व्यक्तित्व, उनका कैरेक्टर डिस्क्राइब करना है कि पंडित अलोपीदीन कैसे इंसान थे, वो क्या थे, तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। तो पता है ना, पंडित अलोपीदीन थे तो बुरे ही, बराबर, तो उनकी क्या क्या खासियत थी, उनका कैरेक्टर कैसा था वो हमें बताना है। तो भाई पंडित आलोपीदीन अत्यंत प्रभावशाली, चतुर और धनाढ्य व्यक्ति थे। कि पंडित आलोपीदीन ये खास लिखे हैं कि भाई वो बहुत ही प्रभावशाली थे, बहुत ही इफेक्टिव थे, चतुर थे और धनाढ्य, भाई पैसों की कोई कमी नहीं थी उनके पास। अपने धन बल पर और संपर्कों की मदद से किसी भी नीति को मोड़ सकते हैं। पंडित आलोपीदीन इतने चतुर थे कि अपने धन बल पर, धन बल मतलब अपने पैसों का बल, अपने पैसों की ताकत पर से और संपर्कों की मदद से, और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जज के साथ संपर्क होने से, उन संपर्क की मदद से किसी भी नीति को मोड़ देते थे। भाई कोई भी नीति, कोई भी कानून हो तो वो कानून को अपने लिए जो है वो मोड़ लेते थे। उनके लिए ये सब चीजें जो है वो खेल होती थी। वो धन के बल पर, पैसों के बल पर कोई भी कानून को अपनी तरफ मोड़ लेते थे। उनके लिए लक्ष्मी ही सबसे बड़ी शक्ति थी, कि उनके लिए जो है वो लक्ष्मी जी ही सबसे बड़ी ताकत थी। कि उन्हें पता था कि भाई अगर पैसे हैं तो पैसों के सामने तो हर कोई झुक जाएगा, कोई कानून, कोई जो है वो अधिकारी ऐसा नहीं है जो पैसों के सामने न झुकता हो। और इसी वजह से वो कभी भी गलत काम करने से डरते नहीं थे। वो नमक की तस्करी करते थे, कि सॉल्ट की स्मगलिंग करते थे, दूसरे हर तरह के गलत काम करते थे, लेकिन वो गलत काम करने से कभी भी डरते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई उन्हें पकड़ भी लेगा तो उन्हें लक्ष्मी जी पर पूरा विश्वास था कि पैसों के दम पर जो है वो सब कुछ छूट जाता है, हर कोई जो है वो बिक जाता है। और इसी वजह से वो गलत काम करने से कभी डरते नहीं थे। वह न्याय खरीद सकते थे, वो न्याय खरीद सकते थे, प्रशासन को झुका सकते थे और अपराध को ढक सकते थे। वो न्याय खरीद सकते थे कि भाई न्याय को अपनी तरफ ले सकते, खुद अन्याय कर रहे हैं, खुद गलत कर रहे हैं, फिर भी वो न्याय को अपनी तरफ झुका सकते हैं। प्रशासन को झुका सकते हैं कि पूरे भले वो पुलिस हो कि जज हो, सबको अपनी तरफ झुका सकते हैं।
और अपराध को ढक सकते हैं, ठीक है ना, और अपराध को भी वो खुद के लिए जो है वो ढक सकते हैं, कुछ गलती करके भी ढक जाते हैं, है कि नहीं। अब ये सेंटेंस लिखकर यहाँ पर आप जो है वो स्टोरी का पूरा किस्सा बता सकते हो कि भाई पंडित आलोपीदीन जो है वो नदी किनारे नमक की चोरी कर रहे थे, नमक का जो है वो तस्करी कर रहे थे, और वंशीधर ने जो है वो उनको पकड़ लिया था। वंशीधर उनके सामने झुके तो नहीं, और इसकी वजह से उनके खिलाफ केस हुआ, लेकिन केस होने पर, अदालत में जाने पर, पैसों के दम पर हर कोई जो है वो आलोपीदीन के सामने झुक गया। उनके सब गवाह जो है वो आलोपीदीन के सामने झुक गए, सब पुलिस ऑफिसर आलोपीदीन के सामने जो है वो बिक गए, और इवन जज ने भी जो है वो सभी सबूतों को गलत घोषित कर दिया। तो इसलिए कह सकते हैं ना कि आलोपीदीन ने अपने पैसों पे इतनी ताकत मानते थे कि भाई वो कोई भी न्याय खरीद सकते थे, कोई भी प्रशासन को झुका सकते थे या अपराध को भी ढक सकते थे। कि उनके लिए ईमानदारी, सिद्धांत और नीति सिर्फ दिखावा है। उनके लिए ईमानदारी, सिद्धांत, नीति, सच्ची राह पर चलना ये सब दिखावा है। वो इन सब बातों में कभी भी नहीं मानते थे। वो मानते थे कि पैसों के सामने जब सब झुकते हैं, इससे बड़ी चीज और कुछ भी नहीं है। तो वो होशियार बहुत थे, चालाक बहुत थे, लेकिन नैतिकता उनमें नहीं थी। जो ईमानदारी होनी चाहिए वो ईमानदारी आलोपीदीन में बिल्कुल भी नहीं थी। बरोबर, ये आंसर पूरा ध्यान से याद रखना बेटा। ये पॉइंट्स नोट कर लो, ये पॉइंट आपको लिखना है, फिर बीच में जो स्टोरी के सीन हैं, वो स्टोरी की बातें आप लोग उसमें ऐड कर सकते हो। आ रहा है ना ध्यान? नोट कर लेना बेटा अच्छी तरह से। फिर उसके बाद वैसा ही है कि पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर को जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया? उसी से कनेक्टेड आंसर है कि पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर, आखिरी में था ना कि भाई वंशीधर की पुलिस की नौकरी तो छूट गई, नमक के दारोगा की नौकरी तो छूट गई, और उसके बाद आलोपीदीन ने ही वंशीधर को अपनी जायदाद, अपनी पूरी प्रॉपर्टी का स्थायी मैनेजर, परमानेंट मैनेजर बना दिया, है कि नहीं? तो क्यों बना दिया उनको? तो इसमें भी मैंने यहाँ 2-3 पॉइंट लिखे हैं, पर इसके अंदर भी पहले यही पॉइंट लिखने हैं। इन्हीं में से ही कुछ पॉइंट पहले यहाँ पर लिख रहे हैं। पहले आलोपीदीन के बारे में ही बताना है कि भाई आलोपीदीन जो है वो बहुत ही प्रभावशाली, चतुर और धनाढ्य व्यक्ति थे। उनके लिए लक्ष्मी ही सबसे बड़ी ताकत थी। ये पॉइंट इसमें लिखेंगे कि वह न्याय को खरीद सकते थे, प्रशासन को झुका सकते थे और अपराध को ढक सकते थे, और जिसकी वजह से वो कभी भी गलत काम करने से डरते नहीं थे। कुछ भी गलत काम करना उनके लिए आम बात थी, क्योंकि उन्हें पता था कि पैसों के दम पर सब कुछ जीता जा सकता है। और उसी लिए एक दिन वो नमक की तस्करी कर रहे थे, लेकिन पहली बार उनकी मुलाकात जो है, उनके पहली बार ऐसा अधिकारी उन्हें मिला जो उनके सामने नहीं झुका। बराबर, पहले यही पॉइंट लिखेंगे कि आलोपीदीन जो है वो ऐसे इंसान थे, वो पैसों की ताकत को मानते थे, सबको अपने सामने झुका देते थे, लेकिन पहली बार नमक की तस्करी करते वक्त उन्हें वंशीधर नाम का ऐसा अधिकारी मिला जो उनके सामने नहीं झुका। आलोपीदीन ने लाखों रुपए की रिश्वत देने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन वंशीधर उनके सामने झुका नहीं। वंशीधर की सच्ची ईमानदारी, निर्भीकता और कर्तव्य के प्रति अड़ग निष्ठा वो आलोपीदीन ने देखी। आलोपीदीन ने देखा कि भाई वंशीधर कितना ईमानदार है, कितना निर्भीक है। निर्भीक मतलब वो किसी से नहीं डरता, कि सामने सब उसके अपोज हो गए, सब खिलाफ हो गए, फिर भी वंशीधर डरा नहीं, और अपने कर्तव्य के प्रति अड़ग निष्ठा, और अपने कर्तव्य, अपने फर्ज के लिए वो हमेशा डटा रहा वंशीधर, है कि नहीं? तो आलोपीदीन ने देखा कि भाई वंशीधर सच में एक ईमानदार है, और आलोपीदीन ने समझा कि अपनी जायदाद के लिए ऐसा ही व्यक्ति उसे चाहिए। आलोपीदीन को उसमें पहले ऐड कर सकते हैं कि भाई वंशीधर की ईमानदारी उसने देखी, और आखिरकार जो है वो आलोपीदीन भी वंशीधर के सामने झुक गया और जेल जाने को तैयार हो गया। वंशीधर ने आलोपीदीन को जेल में बंद कर दिया। हाँ, वो बात अलग है, लिखेंगे ऐसा भी कि वो बात अलग है कि अदालत में पैसों के दम पर जो है वो आलोपीदीन ही जीता, लेकिन मनी मन जो है वो उसने हार अपनी कबूल कर ली थी कि भाई मैं नहीं, वंशीधर जो है वो बड़ा इंसान है, कि मेरे सामने, मेरे पास भले ही कितने भी पैसे हैं, भले ही जो है वो कितनी भी ताकत है, लेकिन वंशीधर की ईमानदारी के सामने मेरी सभी ताकत, सभी पैसे जो है वो झुक गए, सब खत्म हो गए, लेकिन उसकी ईमानदारी को जो है मैं झुका नहीं पाया। बराबर ना? अदालत में भले आलोपीदीन जीता, लेकिन मनी मन उसने वंशीधर के सामने अपनी हार कबूल कर ली थी। और उसके बाद आलोपीदीन खुद वंशीधर के घर पे गया था, और उसने वहां पर सम्मान पूर्वक अपनी हार का स्वीकार किया। सम्मान पूर्वक अपनी हार का स्वीकार किया,
कि भाई मेरे पैसे कुछ भी नहीं है तुम्हारी ईमानदारी के सामने। और उसने वंशीधर को कहा कि भाई मेरी जायदाद संभालने के लिए मुझे तुम्हारे जैसा ही एक ईमानदार इंसान चाहिए। इसी वजह से उसने अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर वंशीधर को बनाया। आई बात ध्यान, ठीक है ना। ये पूरी स्टोरी लिखनी है, इसमें दोनों क्वेश्चन मिक्स हो जाएंगे उसके अंदर। कि पहले बताना ही है कि आलोकुद्दीन कितना बुरा इंसान था, फिर बताना है कि भाई पहली बार वंशीधर जैसा इंसान मिला जो आलोकुद्दीन के सामने नहीं झुका, और आखिरकार आलोकुद्दीन को भी मानना पड़ा कि पैसों के सामने ईमानदारी बड़ी है, कि पैसों के सामने जो ईमानदार इंसान है उसे झुकाया जा सकता नहीं है। अरे बात ध्यान, पक्का ना? हाँ चलो, दोनों अच्छी तरह से नोट कर लो ये आंसर्स, ठीक है ना। जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट अच्छी तरह से नोट कर लो कि ये पॉइंट लिखने हैं हम। और फिर उसके बाद जो लास्ट में आशय स्पष्ट कीजिए वो क्वेश्चंस हैं, वो एक बार हम जल्दी से समझ लें। फिर उसके बाद का हमारा क्वेश्चन आता है ना, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए, उसके अंदर जो सेंटेंस दिया हुआ उस सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है। अब मैंने यहाँ पर खाली क्वेश्चन ही लिखा है, इसके आंसर नहीं लिखे हैं, क्योंकि देखो आशय स्पष्ट कीजिए में जरूरी नहीं है कि जो आपके टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर है, जो स्टोरी है, उसी के हिसाब से ही लिखना है। ये आशय स्पष्ट कीजिए जैसे आप विचार विस्तार लिखते हो, कोई निबंध लिखते हो या क्या, उसके हिसाब से ओन वर्ड्स में लिखना है। ये पॉइंट हमें समझाना है। उसके अंदर कोई एक दो एग्जाम्पल ले सकते हो, वो एक दो एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक के ही हो, चैप्टर के ही हो तो भी ठीक है। चैप्टर के बाहर के आपको कोई जनरल एग्जाम्पल्स याद आते हो तो भी ठीक है, बराबर। हमें सिर्फ सेंटेंस को एक्सप्लेन करना होता है, और सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए इसको 3 पार्ट में लिखा करो, 3 पार्ट में लिखा करो, बनाकर लिखा करो। सबसे पहले पहली 1-2 लाइन नॉर्मल जनरल मीनिंग क्या है सेंटेंस का वो बताओ, 1-2 लाइन में वो बताओ। फिर बीच की जो है वो 5-6 लाइन 7 लाइन मेन कॉन्सेप्ट हो, उसमें कोई एग्जाम्पल दो। फिर अगर आपको स्टोरी याद आती हो चैप्टर की तो वो स्टोरी के हिसाब से ही लिख दो पहले एग्जाम्पल, बराबर। आपको कोई बाहर की कहानी याद आती हो, कोई जनरल स्टोरी याद आती हो, अपनी बनाकर कोई कहानी लिखनी हो तो वैसे लिख दो। बीच में एग्जाम्पल देकर उसको एक्सप्लेन करो, जो सेंटेंस हो उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल। और लास्ट की 2-3 लाइन फिर से मोरल, जो ये लाइन है उसी को ही फिर से री एक्सप्लेन करना होता है हमें, ठीक है। तो ऐसे 3 हिस्सों में ये आशय स्पष्ट कीजिए लिखा करो कोई भी चैप्टर का, कि पहला 2-3 लाइन सिंपल मीनिंग, बीच की 6-7 लाइन मेन एग्जाम्पल, जो कोई भी एग्जाम्पल देकर, भले चैप्टर या बाहर का कोई भी, और लास्ट की 2-3 लाइन फिर से री एक्सप्लेनेशन, वही को फिर से समझाना अलग तरह से, या कोई आपको मोरल याद आता हो तो मोरल लिखना, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। जैसे पहला है कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के ही खिलौने हैं, न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं। भाई इसका अर्थ ये निकलता है कि भाई जिसके पास पैसे हैं वो न्याय और नीति को अपनी तरफ झुका सकता है। भाई जिसके पास बहुत सारा धन है तो वो ये मानता है कि कोई भी न्याय, कोई भी कानून है और कोई भी जो नियम है उसे हम अपने लिए जो है वो तैयार कर सकते हैं, कि पैसों के सामने हर कोई झुक जाता है ना। पहले 2-3 लाइन ये लिखेंगे कि भाई इस लाइन में ये कह रहे हैं, अच्छा क्यों कह रहे हैं, तो अब बीच का पैराग्राफ आपको एग्जांपल देकर बताओ, कि भले चैप्टर का एग्जांपल देना आलोपीदीन का तो वही पूरी कहानी लिख सकते हो, कि इस कहानी में पंडित आलोपीदीन ऐसे ही व्यक्ति है, उनके पास बहुत सारा धन है, वो बहुत चतुर हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन अपने धन का वो हमेशा गलत इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लक्ष्मी जी पर पूरा विश्वास रहता है। वो आलोपीदीन ये मानते हैं कि भाई अगर लक्ष्मी जी साथ हैं, मतलब अगर पैसों का बल अपने पास है तो हम कुछ भी गलत कर सकते हैं, हम कोई भी जो है वो अपराध को ढक सकते हैं, कोई भी न्याय को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, और किसी भी अधिकारी को अपने सामने झुका सकते हैं, कि पैसों के दम पर हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। आलोपीदीन को जो है वो यही था, और आलोपीदीन ने वही किया कि जब वंशीधर ने उनको पकड़ा था, जब वंशीधर ने उनको पकड़ा और जेल में बंद किया, उनके ऊपर जब अदालत में केस चला था, तो अदालत में हर किसी को अपनी तरफ आलोपीदीन ने मोड़ दिया था। उन्होंने सभी अधिकारी को अपनी तरफ मोड़ दिया, सभी गवाहों को पैसे देकर खरीद लिया था, और यहाँ तक कि जज को भी खरीद लिया था, कि जज ने भी उनके सबूतों को झूठा घोषित कर दिया। तो इसलिए कह सकते हैं ना कि भाई जिनके पास जो है वो पैसा होता है तो वो ये मानते हैं कि हम हर कोई जो है वो खुद को अपनी तरफ झुका सकते हैं। ये पूरा इसमें एक्सप्लेन करेंगे ना, लेकिन लास्ट में ये जरूर बताना कि ये चीज गलत है, कि धनी लोग भले ही ये मानते हैं, लास्ट की 2-3 लाइन में लिखेंगे कि धनी लोग, अमीर लोग भले ये मानते हैं कि हम लक्ष्मी जी के दम पर सब कुछ अपनी तरफ झुका सकते हैं,
लेकिन जब उनके सामने धर्म आ जाता है, जब उनके सामने ईमानदारी आ जाती है, तो ईमानदारी के आगे जो है वो कोई फिर झुक पाता नहीं है। आ रही है ना बात ध्यान? ठीक है ना? हाँ, ये ध्यान में रखना बेटा। तो ये लास्ट में लिखेंगे हम लोग, और वैसे ही दूसरे को भी वैसे ही है, इसका अपोजिट बताना है कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, उसका अपोजिट दिया हुआ कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला है। कि भाई जब जब धन जो है वो अपनी ताकत दिखाता है, तो उसकी ताकत को रोकने के लिए धर्म पैदा होता है। कि जब कोई इंसान अपने धन के दम पर, अपने पैसों के दम पर अपनी ताकत दिखाता है कि हम हर किसी को खुद के सामने झुका सकते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए कोई ना कोई ईमानदार इंसान जरूर पैदा होता है, जो धर्म बनकर उस धन को अपने पैरों के नीचे रखता है कि नहीं? और इस कहानी में भी वैसा ही हुआ कि पंडित आलोकुद्दीन को अपने धन पर बहुत विश्वास था। बात वही, कहानी वही लिखेंगे। पंडित आलोकुद्दीन को अपने धन पैसों पर बहुत विश्वास था कि वो हर किसी को अपने सामने झुका सकते थे, लेकिन आखिरकार उनके सामने जो है वो वंशीधर नाम का इंसान आया, जो वंशीधर खुद ईमानदार था, नैतिक था, वो अपने धर्म के ऊपर जो है वो हमेशा अड़ग रहता था, और जिसकी वजह से जब आलोकुद्दीन नमक की तस्करी कर रहा था, तो वंशीधर ने जो है उसको पकड़ लिया। आलोकुद्दीन ने पैसे देकर, धन दिखाकर जो है वो उस मामले को दबाने की कोशिश की, उसे 100, 1000, लाख रुपए तक भी जो है वो धन देने की तैयारी बताई, लेकिन वंशीधर जो है वो उसके सामने एक पल भी झुका नहीं। वंशीधर जो है वो ईमानदारी से उसके सामने खड़ा रहा, और आखिरकार जो है वो आलोकुद्दीन को भी हाथ जोड़कर झुकना पड़ा। तो इसलिए कह सकते हैं ना कि भाई धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। कि भाई धन कितनी भी अपनी ताकत दिखाए, लेकिन जब धर्म सामने आ जाता है, जब ईमानदारी सामने आ जाती है, तो पैसों को झुकना ही पड़ता है। पैसों की ताकत कुछ हद तक चलती है, हमेशा पैसों की ताकत चल पाती नहीं है। आई बात ध्यान? ठीक है ना? ये पॉइंट्स नोट कर लेना बेटा, जो मैंने बताया उसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेना। जब एक्सप्लेनेशन में पूछे तो इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना आप लोग। पक्का ध्यान रहेगा दोनों पॉइंट के क्या क्या लिखना है उसमें? हाँ चलो नोट कर लो इसे। और आज जैसे हमने ये समझा, सेकंड चैप्टर के सब क्वेश्चन आंसर्स हमने समझे, सब क्लियर हुआ, ये ध्यान आया ना? पक्का हाँ मुझे बताना तो ना ध्यान में आता हो तो। और फिर उसके बाद जो अब आगे के चैप्टर्स होंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट्स होंगे, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके चलो, थैंक यू।